हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेजेक्ट्री एनालिसिस। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पार्टिकल किस पाथ को फॉलो कर रहा है। अगर बच्चों हमें इक्वेशन ऑफ पाथ, जिसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं पार्टिकल किस पाथ को फॉलो कर रहा है। हो सकता है पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा हो सकता है पार्टिकल पैराबोलिक पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा हो। तो ये पता करने के लिए हमें चाहिए पार्टिकल के पोजीशन में रिलेशन। मींस अगर मान लो पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा होगा। तो इस एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में किसी भी टाइम पर जो रिलेशन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो बच्चों आपके दिमाग में आनी चाहिए, मतलब इफ कोई भी पार्टिकल हो सकता है, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, मान लो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, देन एक्स और वाई में रिलेशन, किसी भी टाइम पर एक्स और वाई में रिलेशन बताएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं, देन वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो बच्चों वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स की अगर हम बात करें, ये रिप्रेजेंट करेगा, विल रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो बच्चों ट्रेजेक्ट्री एनालिसिस की बात करें, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात करें, तो चाहे मैं जेई मेन की बात करूं, चाहे जे एडवांस की बात करूं, चाहे नीट पैटर्न की बात करूं, चाहे केवीपीवाई की बात करूं, वहां पर ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको करना क्या होगा, कैसे ना कैसे करके टी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, टी टाइम पर वाई पोजीशन फाइंड आउट करो, टी को एलिमिनेट करो, और टी को एलिमिनेट करने के बाद एक्स और वाई में जो रिलेशन आएगा उसे हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। चलो इस पूरी कहानी को हम कुछ सिंपल और कुछ अलग लेवल के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, देखो क्या है। देखो पहला एग्जाम्पल जो हमने लिया है, ये क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन सच दैट इट्स पोजीशन वेक्टर वेरीज विद टाइम टी एज आर। पोजीशन वेक्टर आर दिया है इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप, और आपसे बता रहा है इस केस में पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, किस पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, पाथ हम तभी बता सकते हैं जब हमारे पास इक्वेशन हो। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल सा है। अगर पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव करता है, ठीक है, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, तो बच्चों उसका जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय आई कैप प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय जे कैप। क्लियर है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसका मतलब अगर पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और आपको पोजीशन वेक्टर दिया है, तो आपको पता होना चाहिए आई कैप का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट, जे कैप का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट। अब हमारे एक्चुअल क्वेश्चन में जो आपको दिया ये है वेक्टर आर की वैल्यू। बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है, 5 cos 3t। तो यही क्या बनेगा इस एग्जाम्पल के लिए, इस पार्टिकल का टी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं कंपेयर करूं आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप से, सो ऐसा लिख सकते हैं पार्टिकल का जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा एक्स इज इक्वल टू 5 cos 3t। क्लियर है? चलो ऐसा कर सकते हैं, मैंने क्या किया, 5 को इधर शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको लिख सकते हैं x अपॉन 5 इज इक्वल टू cos 3t। हमारा क्लियरली मकसद हमें पता होना चाहिए, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी है बच्चों, अगर बच्चों मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी है तो मुझे x और y में रिलेशन चाहिए जिसमें t नहीं होना चाहिए, बाकी सब कांस्टेंट होने चाहिए। तो ये पहली इक्वेशन आ गई, x आ गया इन टर्म्स ऑफ t, इन टर्म्स ऑफ टाइम t। y कोऑर्डिनेट की बात करें तो j कैप का बच्चों यहाँ पे कोएफिशिएंट है 5 sin 3t। तो यहां पर y कोऑर्डिनेट जो है इस प्रॉब्लम में, इस एग्जांपल में वो आएगा 5 sin 3t। बड़ा आसान सा है, ठीक है। और क्या करें, 5 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये बनेगा y डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू sin 3t। हल्की फुल्की ट्रिग्नोमेट्री तो हमें आनी चाहिए। क्लियर नजर आ रहा है? इक्वेशन नंबर 1 में राइट हैंड साइड में आ रहा है cos 3t,
नंबर 2 में आ रहा है साइन 3t। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जब ऐड करेंगे तो 1 आएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को जब आप ऐड करते हो 1 आने का मतलब है थीटा एलिमिनेट हो गया। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, नंबर 1 और नंबर 2 इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर अपन देख लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो जो नंबर 1 इक्वेशन आई उसका मैंने स्क्वायर करूंगा, नंबर 2 का स्क्वायर करूंगा और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो बच्चों नंबर 1 इक्वेशन देखो क्या है मेरे पास, x/5 इज इक्वल टू कॉस 3t, और नंबर 2 इक्वेशन क्या है, y/5 इज इक्वल टू साइन 3t। लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करूंगा, दोनों का ऐड कर दूंगा। ठीक है, राइट हैंड साइड का स्क्वायर करते हैं, ऐड कर देंगे। तो देखो क्या आ रहा है हमारे पास, x/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर किया, दूसरी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है y डिवाइडेड बाय 5, इसका स्क्वायर कर देंगे। लेकिन राइट हैंड साइड में अगर आप देखें, राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो क्या आ रहा है हमारे पास, देखो एक आ रहा है cos 3t, एक आ रहा है sin 3t, इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 1 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। तो देखो क्या बन रहा है, सो वी कैन से दैट इस केस में जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो बच्चों हमने क्या किया, एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री या ऐसा बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का 10th क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो अप्लाई करके यहाँ पे टाइम को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, हम क्लियर देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो बच्चों हमारा यहां पर आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये तो हुआ कि हमने क्या किया, एक्स और वाई में रिलेशन निकाला और 4 ऑप्शन में हमने आंसर करेक्ट कर लिया। कई बार क्या होता है, जो मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए हो सकता है, जेई वाले बच्चों के लिए हो सकता है कि 4 ऑप्शन जो आपको दिए इक्वेशन के फॉर्मेट में, उसकी जगह आपको ग्राफ दे सकता है, सर्कुलर ग्राफ दे सकता है, स्ट्रेट लाइन दे सकता है, पैराबोलिक पाथ दे सकता है। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, तो देखो जो हमारे पास आंसर आया उसको देखते हैं। बच्चों ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, मींस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सिमिलर है। ठीक है, एक जैसा पॉजिटिव है। तो बच्चों जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट एक जैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो वो सर्किल की इक्वेशन होती है। और ये जो है, ये जो इक्वेशन है, इसकी अगर मैं बात करूं, दिस इक्वेशन इट इज सिमिलर टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। जो हमारे पास ऊपर जो आंसर है बच्चों, उस आंसर की अगर मैं बात करता हूं, तो वो आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के इक्विवेलेंट आ रहा है, उसकी शक्ल का आ रहा है। और ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है लास्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्किल की इक्वेशन होती है बच्चों। ये इक्वेशन सर्किल की इक्वेशन होती है। लेकिन सर्किल की हमारे पास बेसिकली 2 प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए अगर हमें ग्राफ बनाना है, सर्किल को ड्रॉ करना है एक्स वाई प्लेन में, कि सर्किल का सेंटर कहां पर है और रेडियस कितनी है। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की बात करेंगे तो बच्चों इस सर्किल का सेंटर जो होगा ओरिजिन पर होगा, मींस एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। एंड रेडियस जो होगी वो ए के इक्वल होगी। बच्चों रेडियस किसके इक्वल होगी, ए के इक्वल। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर से कंपेयर करें तो क्लियर नजर आ रहा है कि हमारे पास, सो वी कैन से दैट जो पाथ बनेगा पार्टिकल का, जो पाथ बनेगा बच्चों पार्टिकल का, वो बनेगा सर्किल। ठीक है, क्लियर है। सेंटर दिख ही रहा है 0 0 होगा, सेंटर बच्चों ओरिजिन पर होगा। कंपेयर करो, ये है बच्चों ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी ए रिप्रेजेंट कर रेडियस को। 25 को बच्चों आप लिख सकते हैं, 25 को बच्चों आप कैसा लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। तो 25 को आपने लिखा 5 का स्क्वायर, तो देखो तो रेडियस जो बनेगी वो हमें बनेगी 5 के इक्वल। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट हो तो बोले। क्लियर है। तो ये हमारे पास बच्चों रेडियस की कहानी है। एक रेडियस का हमने कंसेप्ट ले लिया कि अपने को रेडियस पता होनी चाहिए
किस तरह से हम रेडियस की बात करें। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो ये हुई हमारी कहानी रेडियस की। ये मैंने आपको रेडियस का एक कंसेप्ट बता दिया कि किस तरह से आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ज्यादातर नीट वाले बच्चों को भी ये वाली इक्वेशन हम बच्चों जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं उसमें बताई जाती है, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारे पास। चलो, अब ये कहानी तो हो गई जो हम बात कर रहे थे कि ग्राफ कैसा बनेगा। ये तो मैंने बता दिया, सर्किल बनेगा, उसका सेंटर 0 0 होगा और रेडियस 5 यूनिट होगी। ठीक है, ऐसा यूनिट 5 मीटर बोल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम लोग इसका इजीली ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि भैया सर्किल बनने वाला है। क्या बनने वाला है? सर्किल बनने वाला है। तो चलो सर्किल, पहले तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना देते हैं। तो मैंने क्या किया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट डिजाइन कर रहा हूं। ये हो गया बच्चों, मान लो मेरे पास एक्स एक्सिस, ये हो गया मान लो वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन बना दिया, एक्स वाई प्लेन हो गया। अब ड्रॉ करना आसान है। वैसे हम जिस पैटर्न की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पैटर्न की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पर आप इजीली अपने 4 ऑप्शन में करेक्ट आंसर देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 25 आ रहा है तो ये पैराबोला नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। तो वहां पर पैराबोला और स्ट्रेट लाइन वाले आंसर को हम रिजेक्ट करेंगे। और 2 ऑप्शन में हो सकता है दोनों ही सर्किल दे रखे हो, तो फिर हमको यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ेगा। तो एनालिसिस किससे करेंगे? कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से। तो देखो ये सर्किल सेंटर ओरिजिन पर, तो सेंटर ओरिजिन पे पड़ेगा। रेडियस क्या बनेगा हमारे पास? 5। तो मैं बना देता हूं सर्किल। ठीक है, सर्किल बना देते हैं फटाफट से। तो बच्चों हमारे पास जो सर्किल बनेगा वो मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो बच्चों ये बनेगा इस एग्जाम्पल 1 के लिए ग्राफ, यानी पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो कर रहा है वो मैंने बना दिया। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो हो सकता है कई बार वो आपको रिप्रेजेंट मेंशन करना पड़े। तो देखो यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा 5,0, क्योंकि इसकी रेडियस है 5 यूनिट। यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा 0,5। यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस है, तो -5,0 वाई एक्सिस, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और ये नेगेटिव y एक्सिस है तो यहां पर x कोऑर्डिनेट 0 लेकिन y कोऑर्डिनेट -5 होगा। इस तरह से आप अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स वाले कोनिकल सेक्शन काफी अच्छी तरह से पढ़ते हो, तो तुरंत उनको पता चल जाता है कि कौन सा ग्राफ आने वाला है। बायो वालों को जो नीट की प्रिपरेशन करें उनको काफी दिक्कत आती है कि हम किस तरह सॉल्व करें। तो बच्चों ग्राफ, सही ग्राफ ढूंढने का तरीके बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन एक बेसिक मेथड होता है कि आपके दिमाग में ये पता होना चाहिए कि ग्राफ ओरिजिन से जाएगा या नहीं जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 0 रखने पे y इज इक्वल टू 0 रख दिया, सॉरी x इज इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू 0 आती है, तो आप बोलेंगे ग्राफ ओरिजिन से जाएगा। x एक्सिस पर अगर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट चेक करना है तो y की वैल्यू 0 पुट करो। सुनना ध्यान से, y की वैल्यू 0 पुट करो। अगर x की वैल्यू 0 है तो ग्राफ जाएगा ओरिजिन से। अगर x की वैल्यू प्लस आ रही है तो ग्राफ पॉजिटिव x एक्सिस को कट करेगा। अगर x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव x एक्सिस को कट करेगा। सिमिलरली अगर आपको चेक करना है कि ये जो ग्राफ बन रहा है वो y एक्सिस पे कट करेगा या नहीं करेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y एक्सिस पर बच्चों x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो जो भी आपकी इक्वेशन आई है उसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो उसमें y की वैल्यू 0 पुट कर दो। ठीक है, तो उससे x की वैल्यू आएगी। अगर x की वैल्यू 0 आ रही है तो आप बोलेंगे ओरिजिन से जाएगा। सॉरी, ठीक है। और अगर x प्लस, मतलब बिल्कुल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल सकते हो इसमें। ठीक है, जैसे यहां पे देखें, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 आया है, जो मैं रफली बता रहा हूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने के लिए। ठीक है, ऐसे चेक पॉइंट के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, चलो मैंने क्या किया, पुट चाहे x की वैल्यू 0 करो चाहे y की वैल्यू 0 करो, x की वैल्यू 0 कर दी। तो बच्चों x इज इक्वल टू 0, हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू 0 वाई एक्सिस पर होता है। तो जैसी x की वैल्यू 0 रखेंगे तो बच्चों y 0 नहीं आने वाला।
यानी ये ग्राफ जो भी बनेगा, ये बायो वाले बच्चों के लिए बता रहे हैं एनालिसिस करने का तरीका, ओरिजिन से नहीं जाएगा क्योंकि हमें 4 ऑप्शन में करेक्ट ग्राफ ढूंढना होता है। तो x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो देखो ये तो 0 हो गया, तो y स्क्वायर बच्चों कितना आएगा 25, मीन्स y की वैल्यू जो आएगी y स्क्वायर 25 माने स्क्वायर रूट लोगे तो ±5 आएगा। पता है इसका मतलब क्या हुआ, ये जो भी ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस को 2 बार कट करेगा और सिमेट्रिक ग्राफ जो भी बनेगा वो y एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा, एक बार +5 पर और एक बार -5 पर सिमेट्रिकली कट करेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं चेक करूं कि भैया ये जो ग्राफ है x एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जैसे इसमें y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो बच्चों x स्क्वायर आएगा 25, मीन्स आएगा +-5, यानी y की वैल्यू 0 करते x की वैल्यू आ रही है +5 और -5, दो वैल्यू आ रही है, यानी ये ग्राफ x एक्सिस को 2 बार कट करेगा। तो जब हम अंदाजन अपने ग्राफ ढूंढते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्लियर समझ में आना चाहिए कि ये ग्राफ y एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा, एक तो ओरिजिन के ऊपर कट करेगा, एक नीचे कट करेगा, एक x एक्सिस पे कट करेगा राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड में और सिमेट्रिकली। तो ये वाले पॉइंट जब हम अपने 4 ऑप्शन में अप्लाई करेंगे तो हमें ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलो, तो ये ऐसे कुछ अलग अलग टाइप के जो ग्राफ आएंगे उनको सॉल्व करने के अलग अलग टाइप के मेथड आपको हम बताते रहेंगे। नेक्स्ट अगला जो हमारे पास एग्जाम्पल है उसको हम देख रहे हैं। देखो बच्चों, ये है एग्जाम्पल 2। ठीक है, एक बार स्लाइड आगे हुई देख लेते। देखो नंबर 2 एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, अलग अलग पैटर्न के एग्जाम्पल हम लेंगे और क्या क्या समझने वाली चीज है वो देखते हैं। देखो सवाल वही है, कहानी वही लिख रहा है, पार्टिकल जो है XY प्लेन में मूव कर रहा है, पोजीशन वेक्टर दे दिया हमको। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बतानी है पार्टिकल की। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए मुझे क्या करना है, पार्टिकल XY प्लेन में मूव कर रहा है, तो चलो x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो देखो i कैप का कोएफिशिएंट कितना है 4 cos 3t, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4 cos 3t। ठीक है, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, अभी देखते हैं बाद में। j कैप का कोएफिशिएंट बनेगा y कोऑर्डिनेट और ये आएगा 3 sin 3t, तो y कोऑर्डिनेट आएगा 3 sin 3t। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो पहले वाला एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में कहानी एक जैसी दी है लेकिन सॉल्यूशन करने का तरीका, ट्रीटमेंट अलग हो गया। वहां पे देखेंगे तो ये वाले न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ रही थी, उस वजह से हमने क्या किया, दोनों का स्क्वायर किया और एक सिंपल कहानी बन गई। लेकिन सिंप्लिसिटी देखें, सिमिलरिटी देखें तो यहां पर भी कॉस फंक्शन आ रहा है, यहाँ पे साइन फंक्शन आ रहा है, और ये क्या है cos 3t है और ये sin 3t, दिमाग में होना चाहिए साइन स्क्वायर 3t प्लस कॉस स्क्वायर 3t को ऐड कर देंगे तो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अपन क्या करते हैं, मैंने क्या कि इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख दिया और ये होगा x/4 इज इक्वल टू cos 3t। चलो इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। और मैं यहां क्या करूंगा, साइन फंक्शन को अकेला रखता हूं। साइन फंक्शन को अकेला रखो तो क्या बनेगा, y/3 इज इक्वल टू क्या बनेगा, sin 3t। जाहिर सी बात है दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो देखो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। तो नंबर 1 इक्वेशन 2 को जब स्क्वायर करके ऐड करोगे तो राइट हैंड साइड बच्चों 1 आने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, x/4 का होल स्क्वायर और y/3 का होल स्क्वायर। तो देखो लिखते हैं, x/4 का होल स्क्वायर, y/3 का होल स्क्वायर कर दो और राइट हैंड साइड में बच्चों 1 आने हैं। ये मैंने क्या किया है, 1 इक्वेशन का स्क्वायर किया, 2 इक्वेशन का स्क्वायर करिए और ऐड कर दिया। तो बच्चों ये क्या बनेगा, x² 16, y² 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये 1 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा बच्चों, 1 के इक्वल आएगा। तो बच्चों इस केस में, इस एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बनेगी x² 16 प्लस y² 9। चलो देखते हैं कौन सा आंसर है हमारे लिए, x² 16। तो देखो बच्चों ये वाला आंसर करेक्ट आ रहा है।
क्लियर है? कोई डाउट? मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसानी से समझ में आने वाली चीज है। ठीक है, बस आपकी मैथमेटिक्स हल्की फुल्की स्ट्रांग होनी चाहिए। अब कहानी वही है कि मान लो मेरे पास 4 ऑप्शन इक्वेशन के फॉर्मेट में ना देके मेरे से कहा जाए कि भैया इसका ग्राफ क्या होगा। तो देखो, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है और एक जैसा है तो बच्चों स्क्वायर बने, सॉरी सर्किल बनेगा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट पॉजिटिव तो हैं लेकिन अलग अलग हैं, अनइक्वल हैं, तो बच्चों इलिप्स बनता है। क्या बनता है? इलिप्स। और इलिप्स की इक्वेशन, और ये केस हमारे पास यही आ रहा है। देखो, इस केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1/16 प्लस 1/16 बोल दो। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1/9। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है? इट इज सिमिलर टू, वेरी वेरी सिमिलर, इट इज सिमिलर टू, देखने में वैसी है जो आपने पढ़ी है, सिमिलर टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बच्चों ए स्क्वायर आ रहा है ना, इसलिए पॉजिटिव कोफिशिएंट बनेगा, बी स्क्वायर पॉजिटिव कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का। ठीक है, ये बन गया हमारे पास, ये बच्चों इलिप्स की इक्वेशन होती है, जिसमें ए और बी अगर आप कंपेयर करें, इसका मतलब एग्जाम्पल नंबर 2 में पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो कर रहा है बच्चों, जिस पाथ को फॉलो कर रहा है वो पाथ होगा इलिप्टिकल पाथ। और अगर मैं कंपेयर करूं बाय कंपेयरिंग, ठीक है, आंसर जो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 को एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 से कंपेयर करेंगे, तो ए की वैल्यू बच्चों, तो देखो ध्यान से, ये क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन 16, ये क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी है? 16। ए स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी है? 16। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, +-4 बोल सकते हैं, लेकिन हम 4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर कंपेयर करें तो बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो बी की वैल्यू बच्चों आएगी 3। ये बनेगा एलिप्स। ठीक है, एलिप्स में क्या होता है? एक होता है हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है, सॉरी एक मेजर एक्सिस होता है और एक माइनर एक्सिस। तो चलो पहले मैं, एलिप्स बन गया। तो 4 ऑप्शन में आप क्लियरली देख सकते हो। मैं ग्राफ बनाने से पहले मैं रफली ऐसे बताऊं आपको। देखो, अगर आप देखो x की वैल्यू 0 रखने पे y 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो भी इलिप्स बनेगा ओरिजिन से नहीं जाने वाला है। वैसे तो ये इलिप्स हम शुरुआत में पढ़ा देते, बच्चों को रटा देते, रट लो ऐसा बनेगा, इस शक्ल का बनेगा। लेकिन बच्चा अगर भूल गया है, उसको एग्जाम में क्या होता है, कई चीजें एकदम से दिमाग से निकल जाती है, तो इस मेथड से कर सकते हो कि इंटरसेक्शन पॉइंट से जब आप y की वैल्यू 0 करोगे, किसकी वैल्यू 0 करोगे? y की वैल्यू 0 करोगे तो x की वैल्यू आएगी +-4। +-4 का मतलब है x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, एक +4 पर, एक -4 पर। जैसे इसमें x की वैल्यू 0 कर दो तो y की वैल्यू आएगी +-3, मींस y एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, +3 और -3। तो वो 4 ऑप्शन में आप ढूंढ के भी निकाल सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो मैं बना देता हूं ये ग्राफ, ये बनेगा एलिप्स। ठीक है, तो बच्चों ये एलिप्स बनेगा, तो उसके लिए मैं एक बार XY प्लेन बना देता हूं। ये बन गया हमारे पास, x बन गया। ठीक है, ये बन गया y डायरेक्शन बन गई इजीली वे में, तो इसको लिख दिया x। ठीक है, ये हो गया मेरे पास x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, और ये इलिप्स देखो आप, ये देखो ध्यान से देखो, b की वैल्यू a से छोटी है। b की वैल्यू a से छोटा होने का मतलब है ये ग्राफ, जैसे मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखाऊं जो पॉसिबल, ये बनेगा एक तो x एक्सिस पर, एक इस पॉइंट पर कट करेगा, ये होगा -4। ठीक है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये होगा +4, y एक्सिस पर +3 पे कट करेगा, x कोऑर्डिनेट 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, और ये आएगा -3। ठीक है, उस वजह से बच्चों जो इलिप्स बनने वाला है वो इस शक्ल का बनेगा। ये बनेगा, ये वाली लेंथ जो है इसको हम बोल देंगे मेजर एक्सिस और इसको बोल देंगे माइनर एक्सिस। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ये बनेगा एलिप्स। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है,
वही चलेगा, एक्स वाई प्लेन एक्स वाई प्लेन एक्स वाई प्लेन, और अलग अलग कहानी आपको बताई जाएगी बड़े कमाल की। देखो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो जो पोजीशन वेक्टर होगा पहले बता दिया, उसका जो आई कैप का कोफिशिएंट होगा वो देगा एक्स कोऑर्डिनेट देगा, सॉरी, और जे कैप का कोफिशिएंट वाई कोऑर्डिनेट। तो यहां पर एक्चुअली बच्चों क्या है, मेरा क्या है कि जो वेब कैम है ना वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो बार बार वेब कैम में देख रहा हूं। अभी क्या लैपटॉप के कैमरे चल रहा है, इसको एक बार हटा देते हैं, नहीं तो इससे कंफ्यूजन होता है कि मुझे देखना किधर है। ठीक है, अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, 2 sin 3t के इक्वल, 2 sin 3t। तो बच्चों आपको इक्वेशन ढूंढना तो आ गया होगा कि करना क्या, हमें t को रिप्लेस करना है और अपनी कहानी लिखनी है। तो देखो यहां से अगर मैं लिखूंगा तो ये तो बन जाएगा x/2 इज इक्वल टू sin 3t। साइन फंक्शन को मैंने अकेला लिख दिया, ठीक है। एंड y कोऑर्डिनेट की बात करें तो बच्चों जे कैप का कोएफिशिएंट कितना है, 2 ब्रैकेट 1 माइनस cos 3t। y कोऑर्डिनेट जो आएगा वो आएगा 2 1 माइनस cos 3t। ठीक है, तो अभी जो पहले नंबर का एग्जांपल है उसी के जैसा एग्जांपल है। ठीक है, बस थोड़ा सा हमें क्या है कि थोड़ा ध्यान रखना है किस तरह से सॉल्व करना है। y को मैंने लिख दिया, चल 2 को मैं इधर ले गया तो बच्चों बनेगा y/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos 3t। इस सवाल की आसान बात यह है कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 में जो साइन और कॉस फंक्शन आ रहे हैं उनके कोएफिशिएंट सेम आ रहे हैं। मतलब इधर आ रहा है sin 3t, उधर आ रहा है cos 3t, और हमें पता है sin स्क्वायर 3t और cos स्क्वायर 3t को ऐड करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा। लेकिन अभी स्क्वायर करके ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 1 माइनस cos 3t आ रहा है। ऐसा करते हैं, अदला बदली कर देते हैं। तो मैं अदला बदली करूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस, यानी मैं cos फंक्शन को अकेला लिखने की कोशिश करूंगा। 1 माइनस y/2 इज इक्वल टू होगा cos 3t। ये बन जाएगा इक्वेशन 2। अब क्लियर समझ में आ रहा होगा, भैया दोनों का स्क्वायर कर दो। क्यों बच्चों, समझ में आया कि भैया पहली इक्वेशन में क्या आ रहा है sin 3t, दूसरी इक्वेशन में राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है cos 3t, स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो अगली स्लाइड में ले लेते हैं, इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो, और आपके पास आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, देखो क्या है मेरे पास, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की टेंशन मत करो, 1 कर देंगे उसको स्क्वायर करके ऐड करके। ये बनेगा x²/4 और ये बनेगा 1 माइनस y/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x²/4 प्लस 1 माइनस y/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये बन रहा है हमारे लिए, ये बनेगा आंसर। ठीक है, ये तो बन गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो बच्चों 4 ऑप्शन में हम अपना आंसर ढूंढ लेंगे। ये आंसर हो गया, देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। x²/4 ये नहीं है, ये नहीं है। अब या तो डी हो सकता है या सी हो सकता है। तो देखो x²/4 आ रहा है, ब्रैकेट 1 माइनस y/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों सी आंसर होगा यहाँ पे। क्लियर है, आसान है। लेकिन सवाल वही उठता है कि अगर इक्वेशन ना दे के हमें 4 ग्राफ दे दे, उन ग्राफ में करेक्ट ग्राफ ढूंढना हो तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए, इक्वेशन पता होनी चाहिए कि यहाँ ये इक्वेशन किसके सिमिलर है। ठीक है, एक बार आ जाए। हाँ देखो, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट बता सकते हैं हम, लेकिन सिंप्लीफाई कर देते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा, सर्किल बनेगा, क्या क्या जो भी होता है। ठीक है, चलो x²/4 को मत छेड़ो, 1 माइनस y/2 का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो। तो क्या बनेगा a² प्लस b² माइनस ab करोगे तो माइनस y 1 आएगा। क्लियर नजर आ रहा है, ये काटा और ये पीटा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो बच्चों जो फॉर्मेट बन रहा है वो बन रहा है x²। देखो ये 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, x² प्लस y² माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब बच्चों थोड़ी देर पहले मैं जो कहानी बोली थी वो आपको याद होनी चाहिए, मेडिकल वाले बच्चों को याद होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूं।
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ रहा है, दोनों के कोफिशिएंट सेम है, पॉजिटिव है, तो बच्चों सर्किल की इक्वेशन बनेगी। किसकी इक्वेशन बनेगी? ये सर्किल। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो कुछ और पड़ी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर कब अप्लाई करेंगे? जब सेंटर ओरिजिन पर हो और रेडियस किसके? ए के इक्वल हो। तो ये इक्वेशन किसके इक्वल होती है वो मैं आपको बताता हूं। किसके सिमिलर है? यानी सर्किल की एक और इक्वेशन होती है जो हमारे काम की हो सकती है। ठीक है, नीट वाले बच्चों के लिए ज्यादा काम की नहीं, बस उन्हें इक्वेशन निकालना आना चाहिए, यहां तक उनको आना चाहिए। बायो वाले बच्चों के लिए बताया जा रहा है। मैथमेटिक्स वाले बच्चे, क्योंकि मैथमेटिक्स में सर्किल की अलग अलग टाइप के इक्वेशन के फॉर्मेट पढ़ते हैं तो इजीली कर सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं। देखो ये इक्वेशन जो है इट इज सिमिलर टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy माइनस सी इज इक्वल टू 0। बच्चों ये जो है इस इक्वेशन के सिमिलर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन मैंने जो लिखी है इस इक्वेशन से, ये सर्किल की इक्वेशन है पहली बार। ठीक है, सर्किल की इक्वेशन है और इस सर्किल का जो सेंटर होगा वो बच्चों माइनस जी कॉमा माइनस एफ होगा। मींस ध्यान से देखो, x का कोफिशिएंट यहां पे 2g होता है, x का कोफिशिएंट 2g और 2g कोई कांस्टेंट होगा, 4 5 कुछ भी हो सकता है। y का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? 2f और c होता है अकेला कांस्टेंट। ठीक है, g भी कांस्टेंट है, f भी कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट, लेकिन c को हम क्या बोलेंगे? अकेला कांस्टेंट। लेकिन 2f क्या होगा? y का कोफिशिएंट, 2g क्या होगा? x का कोफिशिएंट। तो सेंटर बच्चों किसके इक्वल होगा? माइनस जी माइनस एफ। ठीक है, यानी x का कोफिशिएंट निकालो 2g, 2 से डिवाइड करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, सेंटर का x कोऑर्डिनेट हो गया। y का यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? 2f है, 2 से डिवाइड करो तो आएगा f, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? माइनस f, तो ये बन जाए सेंटर। रेडियस जो आएगी इस टाइप के सर्किल के लिए, इस टाइप की इक्वेशन के लिए, वो होती है अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर, जी की जो वैल्यू उसका स्क्वायर किया, एफ स्क्वायर माइनस सी। तो बच्चों कंपेयर करते, एक बार कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से बाय कंपैरिजन। जो हमारे पास इक्वेशन आई है बच्चों, ये एक्चुअल आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो यहां पर x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इट मीन g की वैल्यू 0 आएगी। क्लियर है? यहां देखो बच्चों y का कोफिशिएंट कितना है? -4, और एक्चुअल सर्किल की इक्वेशन y का कोफिशिएंट किसके इक्वल होगा? 2f। तो 2f जो आ रहा है बच्चों किसके इक्वल आ रहा है? -4 के इक्वल आ रहा है। f की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? यहां पर -2 आएगी। तो g की वैल्यू 0 आ रही है, f आ रहा है -2, c, तो c देखो ये वाली इक्वेशन में कोई भी अकेला कांस्टेंट नहीं है, इट मीन c क्या आएगा? 0। तो मैंने कंपेयर कर लिया और सारी चीजें लिख ली। तो g कितना आ रहा है? 0। अगली स्लाइड पे ले लेते। सो g आ रहा है बच्चों यहां पे 0, f आ रहा है -2, ठीक है, और c आ रहा है 0। सेंटर क्या बताया था हमने? सेंटर बताया था -g, तो g तो 0 है तो 0 आएगा। यानी यहां पे जो सर्किल बनेगा उसका सेंटर का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट कितना होता है? -f, तो ये हो जाएगा +2। रेडियस की बात करें तो बच्चों रेडियस की अगर मैं बात करूं तो रेडियस जो बनेगी हमारे पास क्या थी? √g², तो भैया g तो 0 है, f स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, c तो बर्बाद है 0 है। तो बच्चों यहां पे रेडियस आएगी 2 यूनिट। कितनी आएगी? 2 यूनिट। ठीक है, अब देखो ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ बनाने से पहले इसको चेक कर लेते हैं। देखो सेंटर अगर 0,2 आ रहा है तो x कोऑर्डिनेट 0 है, मींस सेंटर बच्चों आएगा y एक्सिस पर। ग्राफ बनाने का तरीका भी बता रहा हूं, ढूंढने का तरीका बता रहा हूं कि भैया ये जो सर्किल बनेगा उसका सेंटर आएगा y एक्सिस पर। रेडियस कितनी आएगी? 2 यूनिट। रेडियस कितनी आएगी? 2 यूनिट। ठीक है, तो देखो एक बार बना लेते हैं x और y, x एक्सिस और y एक्सिस फटाफट से बना देता हूं मैं। ठीक है, ये बन गया हमारे पास x एक्सिस
ये बन गया y एक्सिस। चलो पॉइंट मार्क करते हैं इस पर। देखो सेंटर 0,2, तो ये ओरिजिन हो गया बच्चों, ये बन गया 0,2 ले लेते हैं 0,2। तो सेंटर बच्चों यहां बनेगा, क्या बनेगा, इसका मतलब ये 2 है और रेडियस अगर बच्चों 2 मीटर है, तो जो सर्किल बनेगा वो y एक्सिस को यहां कट करेगा, क्योंकि रेडियस कितनी है 2 मीटर। तो ये ओरिजिन से सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, रेडियस के इक्वल 2 मीटर। और इस सेंटर से सरकमफेरेंस पे जब जाएंगे तो डिस्टेंस कितनी, 2 मीटर। तो ये बनेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और अगर ये 2 है तो ये भी क्या बनेगा 2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बच्चों होंगे 0,4। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,4। और ऐसे ना करना चाहो तो देखो अलग अलग तरीके होते हैं, वैसे तो 4 ऑप्शन में आपको ढूंढना होता है, कि मैं चेक करना चाह रहा हूं कि भैया जो ये ग्राफ बनेगा, जो सर्किल बनेगा, वो एक्स और वाई एक्सिस को कट कहां करेगा। तो देखो पहली बात, x की वैल्यू 0 रखते अगर y इक्वल टू 0 आ जाए तो ओरिजिन से जाना है। तो चेक करते, कुछ भी रखो, चाहे x की वैल्यू पहले 0 रख दो, चाहे y 0 रख दो। चलो मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं इस इक्वेशन में। ये एक्चुअल जो इक्वेशन आई ना, y की वैल्यू 0, चलो इसमें y की वैल्यू 0 कर दो। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही कि नहीं आ रही है। y की वैल्यू 0 कर दो तो बच्चों x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी कि नहीं आएगी। x की वैल्यू 0 आने का मतलब है ये जो भी ग्राफ बनेगा, जिसको नाम दे दिया सर्किल है ही, वो ओरिजिन से पास होने वाला है। किससे पास होने वाला है, ओरिजिन से पास होने वाला है। तो देखो ओरिजिन से पास होगा, इसलिए मैंने पॉइंट बना दिया। दूसरा हमारे पास सर्किल ही बनेगा। अब x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो x इक्वल टू 0 किस पर होता है, y एक्सिस पर होता है बच्चों। हम चेक कर रहे हैं कि y एक्सिस पर कहां कहां कट करेगा। तो देखो इक्वेशन क्या है, सॉल्व कर देते हैं। एक्चुअल इक्वेशन बच्चों हमारे, चाहे ये ले लो चाहे वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ले लेते हैं x²/4 प्लस 1 माइनस y/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कर दिया। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करनी है बच्चों। ये बच्चों क्या है, 1 माइनस y/2 का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस y/2 का होल स्क्वायर। और जब बच्चों स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा, +(-1) आएगा कि नहीं आएगा। चलो ध्यान से देखो, अगर मैं +1 लेता हूं तो ये 1 भी आएगा, हाँ -1 भी आएगा। +1 लेता हूं तो बच्चों प्लस से प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जब +1 लोगे तो y की वैल्यू एक तो 0 आएगी। इसका मतलब ओरिजिन से तो जाना ही है, क्योंकि पहली वाली कहानी झूठ नहीं हो सकती। जब y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू 0 आ रही है, तो x की वैल्यू 0 रखने पे y तो 0 आना चाहिए। लेकिन अगर मैं -1 लेता हूं बच्चों, सुनना ध्यान से, अगर -1 लेता हूं, 1 माइनस y/2 -1 करता हूं, तो देखो ये वाला 1 उधर जाएगा तो क्या होगा, -2। ये है बच्चों -y/2, उधर -2 तो कितना हो जाएगा, -4। यानी y की वैल्यू बच्चों +4 आएगी। अब +4 का मतलब देखो ये दिखा दिया। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये बन गया पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट से भी हम अपना ग्राफ ढूंढ सकते हैं। और बच्चों ये सर्किल इस तरह से बनेगा। ठीक है, क्लियर है। बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाना हमको। ये हमारे पास हो गया एक अलग तरह का एग्जाम्पल। चलो देखते हैं और क्या हमारे पास। देखो बच्चों ये भी एक अलग तरह का एग्जाम्पल है। और अब क्या दिया है इसमें कि पार्टिकल XY प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है, और वेलोसिटी का x कंपोनेंट दे दिया, वेलोसिटी का y कंपोनेंट दे दिया, और बोलता है विच फिगर, की टाइम दे दिया, विच फिगर रिप्रेजेंट करेक्ट ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। तो भैया पार्टिकल किस पाथ को फॉलो कर रहा है, उसके लिए मुझे चाहिए x और y रिलेशन, और x और y में रिलेशन आएगा तब मैं जाके बता सकता हूं इसमें कौन सा करेक्ट ट्रेजेक्टरी होगी। तो देखो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। पहली बात, मकसद क्या है वो अगर आपको क्लियर हो कि हमें कैसे ना कैसे करके x और y कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकालना है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। होता है कि नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना है। अब देखो वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या है, vx इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन का मतलब होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन x विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो vx को बच्चों क्या लिख सकते हैं, dx/dt, 10 के इक्वल होगा। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, एक सिस्टमेटिक तरीके से
एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालूंगा टी के टर्म्स में, टी को गायब करना है। अब देखो ये बन जाएगा बच्चों डी एक्स इज इक्वल टू टेन डी टी। इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन हो गया, ये इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेट कर दिया तो बच्चों लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। अब लिमिट अप्लाई करने के लिए पहले चाहिए इनिशियल कंडीशन लोअर, ठीक है, इनिशियल कोऑर्डिनेट। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो जितने भी ग्राफ, चारों ग्राफ जो स्टार्ट किए गए वो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 यानी ओरिजिन से, यानी यहां पर तो इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में, यहां पे इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। तो राइट हैंड साइड में लिमिट लगाएंगे टाइम की और लेफ्ट हैंड साइड में x की। तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पर है, कुछ ना बोले तो हम यही मान के चलेंगे। मेरा मकसद है टी टाइम पर x कोऑर्डिनेट निकालना, तो मान लेते हैं टी टाइम पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट x के इक्वल है। तो बच्चों dx को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा x, tan कांस्टेंट है, dt को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा t आएगा। तो यहां पर x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा, tan t के इक्वल। x किसके इक्वल आएगा, tan मल्टीप्लाई बाय t। तो अगली स्लाइड में लिख देते हैं। सो हमें जो मिल रहा है x कोऑर्डिनेट मिलेगा tan मल्टीप्लाई बाय t। चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दो, अभी बाद में देखेंगे क्या करना है। देखो y वेलोसिटी कितनी दी है, 5t मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का y कंपोनेंट आपको यहां दे दिया। तो बच्चों वेलोसिटी का y कंपोनेंट आपको यहां दे दिया, कितना दिया, 5t। गिवन दैट वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है बच्चों वो 5t है, तो vy को यानी वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन को ले सकते हैं dy dt ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम लिख ही दिया, 5t आ जाएगा। जिसको आप क्या कर सकते हो, इट मींस dy जो होगा बच्चों किसके इक्वल होगा, 5t के इक्वल होगा, और ये आ जाएगा dt के। मींस अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है t के टर्म्स में तो आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा। चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन होगा विद रेस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेशन होगा विद रेस्पेक्ट टू t। अब कोई दिक्कत नहीं है, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पर है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। मुझे t टाइम पर पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट चाहिए, कर दे इंटीग्रेट। dy को इंटीग्रेट करोगे y आएगा, लिमिट अप्लाई करोगे तो y माइनस 0 आएगी, ठीक है। यह है t की पावर 1 को t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो t स्क्वायर बाय 2 आने वाला है, और वो लिमिट अप्लाई करोगे t स्क्वायर बाय 2 आएगा। इट मींस सो वी हमको जो मिलेगा y कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ t वो बनेगा 5t स्क्वायर बाय 2 यानी 5/2 t स्क्वायर। क्लियर है। लेकिन हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है, तो क्या करें, टाइम को एलिमिनेट करना होगा। तो सीधा सीधा रास्ता है इक्वेशन नंबर 1 से। देखो इक्वेशन 1 से बाय इक्वेशन नंबर 1 टाइम जो मिल रहा है वो मिल रहा है बच्चों x/10 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्या करें, इस t की वैल्यू 2 में रिप्लेस कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 2। चलो पुट कर दो, y इज इक्वल टू 5/2। चलो t की वैल्यू कितनी है बच्चों, x/10, स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर बाय 100। नीचे आएगा हमारा ये हो जाएगा, देखो 5 काटा पीटा कर दो, अभी 5 हो गया और ये आएगा 20। तो फाइनली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो आ रही है वो आ रही है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4t। क्या आ रही है बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4t। ठीक है, तो अगली पेज पे लिख देते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4t। बच्चों ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। किसकी इक्वेशन होती है, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x की पावर 2 पर, और पैराबोला की इक्वेशन आपने पढ़ी है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इससे आप कंपेयर करोगे क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x स्क्वायर पर, और पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, और ध्यान से अगर आप देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पता क्या बताता है, या तो पैराबोला बनेगा ओपन अपवर्ड या बनेगा ओपन डाउनवर्ड। सुनते जाना, ये छोटी छोटी चीज आपने पढ़ी है लेकिन मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। यहां पर जब y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है तो बच्चों पैराबोला या तो बनता है ओपन अपवर्ड शक्ल का या ओपन डाउनवर्ड का। अब ये बनेगा कब, जब
ए की वैल्यू हमें पता हो, ठीक है। अच्छा, ये पैराबोला होने के लिए ए की वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। पैराबोला होने के लिए इस इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, ए एक्स स्क्वायर वाई इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ए की वैल्यू जीरो करते क्या बन जाएगा, वाई इज बी एक्स प्लस सी, और बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। देखो ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो पैराबोला बनता है बच्चों अपवार्ड्स, ए की वैल्यू नेगेटिव होती है तो पैराबोला क्या बनता है, डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बच्चों वो तो बताता है पैराबोला की शक्ल, शक्ल माने अपवार्ड होगा या डाउनवर्ड, ठीक है। ये एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट जो होता है ना, क्योंकि ये बी है, पता है ये क्या डिसाइड करता है, अगर बी की वैल्यू जीरो है तो वाई एक्सिस बनेगी लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर पैराबोला, मींस पैराबोला का जो फोकस होगा वाई एक्सिस पर होगा। और अगर बी की वैल्यू नॉन जीरो है तो पैराबोला के लिए जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी वो वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगी। वो कैसे होगी अभी देख नहीं रहे, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं कंपेयर करूं बाय कंपैरिजन, इससे अपना आंसर आ जाता है। अगर आप इस पैराबोला जो हमारा आंसर आया इसको कंपेयर करो तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चों यहां पर 1/40 आ रहा है पॉजिटिव, मतलब हमारे 4 ग्राफ में जो ग्राफ करेक्ट होगा वो होगा पैराबोला, लेकिन होगा ओपन अपवार्ड, ठीक है। तो पैराबोला बनेगा, पहली बात तो मैं आपको बता दूं ग्राफ जो बनने वाले हैं पैराबोला बनने वाले हैं। तो अगर किसी ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन है तो वैसे करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो b क्या आ रहा है, जीरो, क्योंकि y एक्स स्क्वायर 40 में x का कोई कोफिशिएंट b जीरो आने का मतलब है जो भी पैराबोला बनेगा उसके लिए y एक्सिस क्या बनेगी, लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, या उसका फोकस y एक्सिस पर होगा। और c की वैल्यू जीरो आ रही है तो बच्चों यहां पर c पता क्या डिसाइड करता है, बता देता हूं। y ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में c डिसाइड करता है कि पैराबोला y एक्सिस को कहां कट करेगा। अगर c की वैल्यू जीरो आ रही है तो पैराबोला ओरिजिन से पास होगा, अगर c की वैल्यू प्लस आ रही है तो पैराबोला पॉजिटिव एक्सिस को कट करेगा, और c की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो पैराबोला नेगेटिव एक्सिस को कट करेगा। लेकिन यहाँ जीरो आ रही है तो पैराबोला ओरिजिन से जाने वाला है। इस सारी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे तो देखो पैराबोला कैसा होना चाहिए, ओपन अपवार्ड, वाई एक्सिस बननी चाहिए लाइन ऑफ सिमेट्री यानी फोकस वाई एक्सिस पर होना चाहिए, और ओरिजिन से जाना चाहिए। चलो देखते हैं। देखो बच्चों, अब बच्चों पहली बात, हल्की फुल्की मैथमेटिक्स की इंफॉर्मेशन है अगर नीट वालों को भी तो तुरंत बता देंगे, तो ये तो हमारे पास पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरी बात, कोनिकल सेक्शन अगर पढ़ा है ढंग से, क्योंकि वो मैथमेटिक्स वाले पढ़ते हैं, तो कोनिकल सेक्शन वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की हेल्प से बताया कि पैराबोला बनेगा ओपन अपवार्ड। ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, क्योंकि ये पैराबोला है तो सही, लेकिन ये आगे अगर एक्सटेंड कर दूंगा तो ओपन डाउनवर्ड हो जाएगा। ये यहां देखो तो यहाँ पे दो तरह के पैराबोला, एक अपवर्ड जा रहा है एक डाउनवर्ड जा रहा है, तो करेक्ट कौन सा होगा बच्चों, देखो ये होगा, ओरिजिन से जा रहा है, सी की वैल्यू जीरो थी, और अगर आप इसको इधर एक्सटेंड कर देंगे तो क्लियर करना नहीं है, फोकस यहां पर है और ओपन अपवर्ड है, तो करेक्ट ग्राफ हमारे पास सी होगा। तो बच्चों ये समझ में आया होगा कि मैंने आपको जो ट्रेजेक्ट्री एनालिसिस समझाई है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के जो कंसेप्ट्स हैं उसमें बेसिक मैथमेटिक्स काफी इंपॉर्टेंट होती है। नीट वालों के लिए बेसिक पैराबोला उन्हें आना चाहिए, सर्किल की बेसिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर आना चाहिए, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, उससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। हाँ, अब हुआ क्या, ये बायो वाला मतलब जो मैंने अभी लिखा है, ये पूरी कहानी जो है, इस पूरी कहानी को सिर्फ मैथमेटिक्स वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है, फटाफट से ओपन अपवर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब बायो वाला बच्चे की कंप्लेंट रहती है कि सर हम तो पढ़ते ही नहीं है पैराबोला और ये बड़े लेवल पढ़ते नहीं है, ठीक है, तो हम कैसे करें, ठीक है। तो देखो, अगर बच्चों ने कोनिकल सेक्शन नहीं पढ़ा है, बच्चों अगर आपने कोनिकल सेक्शन नहीं पढ़ा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। नीट वालों को हम करेक्ट ग्राफ ढूंढ सकते हैं, स्लोप से, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप से, इंटरसेक्शन पॉइंट से, बहुत सारी चीजों को अप्लाई करके आप निकाल सकते हो। जैसे मेरे पास y इज इक्वल टू, मेरे पास आंसर आया बच्चों y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 40। पहली बात, छोटे छोटे पॉइंट अप्लाई करना सीखो अपने करेक्ट ग्राफ को ढूंढने के लिए। x की वैल्यू जीरो पुट करने पर हमें मिला y इज इक्वल टू जीरो, मीन्स
जो भी ग्राफ बनेगा उसको ओरिजिन से जाना जाना ही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैंने या एग्जामिनर ने जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो चारों ग्राफ ओरिजिन से जा रहे हैं, तो ये कंसेप्ट, केवल ये कंसेप्ट काम नहीं करेगा। तो अगली स्टेज पे जाना पड़ेगा अपने को। तो उल्टा भी नहीं करेंगे। बच्चा बोलता है मैं उल्टा करके देख लूं, x की वैल्यू 0 आ रही है तो y की वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 0 आएगी। अब मैं चेक करूंगा स्लोप से, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब x की वैल्यू जब इंक्रीज करेंगे स्लोप पे क्या फर्क पड़ना चाहिए ग्राफ पे। तो देखो स्लोप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dy/dx, फर्स्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो मैंने स्लोप निकाल लूं कि जो भी ग्राफ बनेगा, बायो वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको, मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो पहले वाले केस से कर सकते हैं, बायो वाले बच्चे स्लोप से निकालें, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप से निकालें। तो देखो स्लोप होता है बच्चों dy/dx, तो देखो y की वैल्यू क्या आ रही है x² 40, तो दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया dy/dx, तो ये बन गया dy/dx। x² को डिफरेंशिएट करो, x के रेस्पेक्ट 2x आएगा, 240 को 20 बार कैंसिल और ये बनेगा x/20। यानी x की किसी भी पॉजिटिव वैल्यू पर स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ जो बनाया गया फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या होता है पॉजिटिव। चलो ये तो स्लोप, यानी हमारा जो करेक्ट ग्राफ होगा उसमें ये क्या कह रहा है, क्योंकि ग्राफ बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देने का x कोऑर्डिनेट प्लस 20 पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1/20, 2 रखूंगा तो क्या होगा 2/20 प्लस आ रहा है। यानी अपना करेक्ट ग्राफ वो होगा जिसमें ग्राफ के हर पॉइंट पे स्लोप क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और ये स्लोप बच्चों वेरिएबल भी है, और स्लोप अगर वेरिएबल है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप से भी देख सकते हो, यानी सारी चीजें अप्लाई करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल डिफरेंशिएशन से। तो y का एक बार डिफरेंशिएशन करने पर ये आ रहा है, दोबारा करेंगे तो बच्चों 1/20 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, यानी स्लोप कंटिन्यू इंक्रीज होगा, ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और वैसे इसमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप इसी इक्वेशन से, क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन ये देखो ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू जब इंक्रीज करोगे तो स्लोप बच्चों क्या होगा इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 1/20 तो कांस्टेंट है, x की वैल्यू 1 रखा, 2 रखोगे तो स्लोप डबल हो गया, 4 रखो तो 4 टाइम्स होगा। यानी हमारा करेक्ट ग्राफ होना चाहिए जो ओरिजिन से तो जा रहा है, जिसके हर पॉइंट पे स्लोप क्या होना चाहिए पॉजिटिव, और स्लोप क्या होना चाहिए लगातार बढ़ना चाहिए। चलो ये जो पॉइंट मैंने डिस्कस किए इससे मैं आपको बताता हूं कि कौन सा हमारा करेक्ट ग्राफ हो सकता है और कौन से ग्राफ गलत होंगे विद रीजन। तो देखो क्या होना चाहिए, ओरिजिन से जाना चाहिए, चारों ओरिजिन से जा रहे हैं, तो पहला पॉइंट तो खारिज हो गया। पहला पॉइंट तो बच्चों क्या हो गया, खारिज हो गया, जिसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, चलो एक बार कलर ले लेते हैं। हाँ ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट नहीं है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये वाला ग्राफ क्यों नहीं हो सकता, या हो सकता है तो देखो ओरिजिन पर अगर आप देखो, यहां पर हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, स्लोप हर पॉइंट पे कांस्टेंट होना चाहिए। यहां से यहां तक अगर आप देखो तो स्लोप हर जगह पॉजिटिव है, सॉरी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन इंक्रीज होना चाहिए। तो देखो इस पॉइंट से पहले अगर आप देखो, मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ की, तो देखो आगे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे तो एंगल इंक्रीज हो रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। तो यहां तक तो ये ग्राफ करेक्ट है, लेकिन इसके बाद देखो एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दी और आगे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो क्लियर नजर आ रहा है ये टेंजेंट का स्लोप, और जैसे आगे बनाया स्लोप क्या हो गया कम हो गया। तो ये बच्चों ग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे पहले स्लोप इंक्रीज हो रहा था और एक डेफिनेट पॉइंट के बाद स्लोप क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है बच्चों रिड्यूस हो रहा है। क्लियर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, फोर्थ ग्राफ को देख लो, तो देखो फोर्थ ग्राफ में अगर आप देखो ओरिजिन पर अगर आप टेंजेंट करोगे तो देखो ये एंगल आएगा कुछ ही मान लो tan थीटा, तो यहाँ पे स्लोप आ रहा है नॉन जीरो। ठीक है, यहां पे आगे जाकर तो स्लोप क्या हो रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये ग्राफ नहीं हो सकता। ठीक है, और ये ग्राफ एक ही नजर में, मतलब ये ग्राफ नहीं हो सकता, एक ही नजर में आप बता सकते हो। स्लोप जो आया था बच्चों x/20 आया था, x की वैल्यू 0 रखोगे तो स्लोप क्या आएगा 0, मींस ओरिजिन पे बच्चों स्लोप क्या होने से 0। ओरिजिन पे स्लोप 0 होने का मतलब है जो ग्राफ होगा ओरिजिन के पास x एक्सिस को हल्का सा टच कर रहा होगा,
चिपक के आ रहा होगा। तो देखो ये भी चिपक के आ रहा है, तो यहाँ तो सही है, लेकिन आगे जाके स्लोप क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए इनकरेक्ट ग्राफ है। लेकिन यहाँ देखो ओरिजिन पे स्लोप क्या आ रहा है, नॉन जीरो स्लोप आ रहा है, क्योंकि थीटा के लिए जीरो नहीं है, इस वजह से गलत है। तो बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर कौन सा, करेक्ट ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला। देखो ये हमारे पास ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा चिपका हुआ है, मींस ओरिजिन पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगी, तो टेंजेंट जीरो होगा, यानी स्लोप जीरो होगा। और जैसे जैसे देखो इस पॉइंट से जब आगे यहाँ पे स्लोप एंगल इंक्रीज हो गया, स्लोप बढ़ गया, यहाँ पे देखोगे एंगल और इंक्रीज हो गया, स्लोप बढ़ गया। और हमारा आंसर वही होना चाहिए जिसमें एक्स इंक्रीज करने पे स्लोप क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, और एक्स की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पे स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। वो सब अप्लाई किया तो करेक्ट आंसर हमारे पास सी आएगा। तो अगर आपने कोनिकल सेक्शन नहीं पढ़ा है, बायो वाले बच्चों ने कोनिकल सेक्शन नहीं पढ़ा है, तो ग्राफ के सवालों को, करेक्ट ग्राफ ढूंढने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ओरिजिन पे कट करेगा कि नहीं करेगा, एक्स एक्सिस पे कहां कट करेगा, वाई पे कहां कट करेगा, उसका चेक करने का तरीका बता दिया। और अगर और आपको कंसेप्ट चाहिए तो, मतलब और आपको इनपुट चाहिए तो आप स्लोप का वेरिएशन से चेक कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे बिना कोनिकल सेक्शन पढ़े बिना हम अपने करेक्ट ग्राफ ढूंढ सकते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर यही था। तो बच्चों मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।